हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस। बीएसआई एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत सारा स्वागत है, वेलकम है। कैसे हो आप सभी लोग? कैसी चल रही है दोस्तों आप सभी लोगों की प्रिपरेशन? एग्जाम डे बाय डे करीब आने वाला है ना, और ये जो सीरीज हम चला रहे हैं आप सभी लोगों के लिए एग्जाम तक, ध्यान रखना दोस्तों, ये सीरीज बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। देखो क्या है ना, आपने पढ़ बहुत सारा लिया है। अब आप पढ़ने के साथ जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, प्रैक्टिस ही सब कुछ यहां पर कराएगा। रिवीजन और प्रैक्टिस, याद रखना दोस्तों, ऑलवेज रिवीजन एंड प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। किसी भी चीज को करने के लिए रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जितना रिवीजन करोगे आपके उतने कॉन्सेप्ट जो है कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते जाएंगे। रिवीजन से कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, जब कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे तो यहां पर जो हम सिली मिस्टेक्स कर देते हैं ना, वो सिली मिस्टेक्स होने कम हो जाएंगे। तो ये दो तीन चीजें हैं, ये आप सभी लोगों के लिए दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सीरीज चल रही है, सीरीज को कंप्लीट देखना स्टार्ट कर दो। यहां पर जितने भी क्वेश्चन दोस्तों मैं आप लोगों को सॉल्व कराता हूं, इनकी कंप्लीट जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप में डाउनलोड कर लो। आपके पास एक बंच ऑफ क्वेश्चन यहां पर रेडी हो जाएगा, जो कंप्लीट बेंच है ना, ऐसा आपके पास बंच रेडी हो जाएगा इन क्वेश्चंस का। जब बंच रेडी हो जाएगा दोस्तों इन क्वेश्चंस का, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो प्रैक्टिस ही यहां पर की ऑफ सक्सेस है। प्रैक्टिस एंड रिवीजन किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमेशा यहां पर की होती है। क्लियर? तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट हैव द प्रोविजन ऑफ लाइब्रेरी सेस। ठीक है, निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में पुस्तकालय उपकर का प्रावधान है? बताओ, निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में पुस्तकालय उपकर का प्रावधान है? इंग्लिश में भी समझ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट हैव द प्रोविजन ऑफ लाइब्रेरी सेक्स। दोस्तों सबसे पहले आप समझो, आपने अगर सेस के बारे में पढ़ा हो तो आखिरकार ये लाइब्रेरी सेस होता क्या है? सेस जो है ना, याद रखना, यह एक प्रकार का टैक्स होता है। लाइब्रेरी सेस जो है यह एक प्रकार का टैक्स होता है। यह एक प्रकार का टैक्स होता है, यानी कि कर होता है। ठीक है, जो कि लाइब्रेरीज को फंड देने के लिए बनाया जाता है। ध्यान रखना, ये क्या होता है? ये यहां पर एक प्रकार का टैक्स है जो कि लाइब्रेरीज को फंड देने के लिए बनाया जाता है। भारत के कुछ राज्यों में दोस्तों पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में, भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्हों में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट्स में ना लाइब्रेरी सेस का भी प्रोविजन है। ठीक है, यहां पर क्या होता है, लाइब्रेरी सेस में लोकल बॉडीज जो होती हैं, लाइब्रेरी सेस के अंदर जितनी भी जो दोस्तों लोकल बॉडीज जो होती हैं, उन लोकल बॉडीज की हेल्प से लाइब्रेरी फंडिंग की जाती है। उन लोकल बॉडीज की हेल्प से, याद रखना, लाइब्रेरी फंडिंग की जाती है, और इसी में यहां पर लाइब्रेरी सेस लागू किया जाता है। ठीक है, और पुस्तकालय के अंदर लोकल बॉडीज यानी कि याद रखो स्टेट गवर्नमेंट जो होती है ना, आप ऐसा याद रखो, स्टेट गवर्नमेंट यहां पर टैक्स लगाने का, यहां पर सेस लगाने का काम करता है। ठीक है, और केरल में, सबसे पहले केरल में दोस्तों 1989 में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1989 में। और उसी के साथ साथ दोस्तों पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो है हरियाणा में भी पारित हुआ था, और इसी के समय यहां पर लाइब्रेरी सेस इन दोनों पर लगाया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा यहां पर केरल एंड हरियाणा। जहां पर भी आपको ए एंड सी दिखे, गोली मार के उड़ा दो, वही आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं है? चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, आइडेंटिफाई मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ एप्पल।
ठीक है, आइडेंटिफाई मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ एप्पल। एप्पल के जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यहां पर कौन कौन से हैं, वो आपको यहां पर दोस्तों करेक्ट आंसर देना है। ठीक है, टाटा सियरा गाड़ी आई है, सियरा, टाटा सियरा, यह एक प्रकार का दोस्तों मैक ओएस है, ध्यान रखना, यह एक प्रकार का मैक ओएस है जो टाटा सियरा आप देख रहे हो। ठीक है, दूसरा दोस्तों अगर आप यहां पर देखोगे मोजेव, दूसरा यहां पर मोजेव, यह भी एक प्रकार का मैक ओएस है। ठीक है, तीसरा दोस्तों आप कैटालिना की अगर बात करोगे, कैटालिना भी एक प्रकार का दोस्तों मैक ओएस ही है। ठीक है, चौथा दोस्तों आप यहां पर बिगसर की बात करोगे, बिगसर की बात करोगे तो बिगसर भी एक प्रकार का मैक ओएस एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। अब आप यहां पर डेवियन की बात करोगे, ठीक है, किसकी, डेवियन की, तो जो डेवियन है दोस्तों यह एक प्रकार का लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन के तहत काम करता है, यह लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर काम करता है। कहां पर काम करता है, तो यह जो है लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर यहां पर काम करता है। ठीक है, तो डेबियन क्या है, एक याद रखना, एक लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, यह एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा, यहां पर सियरा आ जाता है, मोजेव आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कैटालिना आ जाता है, बिगसर आ जाता है, और एक और याद रखो यहां पर मॉन्टेरी भी आ जाता है। कौन सा, मॉन्टेरी भी आ जाता है। सियरा, मोजेव, कैटालिना, डेवियन नहीं है, बिगसर, बिगसर है, और यहां पर एक और याद रखना मॉन्ट्री, और एक और याद रखना वेंचुरा, वेंचुरा। ये सारे की सारे ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है एप्पल के, सारे की सारे आप लोगों को याद रखना है। क्लियर है, सारे याद रखने ही रखने हैं, कभी भी पूछे जा सकते हैं आपसे। चलें क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, विच अमोंग दी फॉलोइंग आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव मेटाडेटा। डिस्क्रिप्टिव मेटाडेटा का एग्जाम्पल क्या है। सबसे पहले दोस्तों आपको मेटाडेटा समझना है कि आखिर मेटाडेटा क्या होता है। मेटाडेटा आखिरकार होता क्या है, तो मेटाडेटा दोस्तों हमेशा डेटा अबाउट डेटा, मेटाडेटा का मतलब है डेटा अबाउट डेटा। मेटाडेटा का क्या मतलब है, डेटा अबाउट डेटा। ठीक है, अब ये क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, ये आप समझो। यहां पर अगर आप इसके टाइप्स पे जाओगे तो सबसे पहला इसका जो टाइप है, एक यहां पर टाइप बनता है दोस्तों डिस्क्रिप्टिव मेटाडेटा। डिस्क्रिप्टिव मेटाडेटा। दूसरा दोस्तों यहां पर टाइप बनता है स्ट्रक्चरल मेटाडेटा। तीसरा दोस्तों यहां पर टाइप बनता है एडमिनिस्ट्रेटिव मेटाडेटा। एडमिनिस्ट्रेटिव मेटाडेटा कौन कौन सा, डिस्क्रिप्टिव मेटाडेटा, स्ट्रक्चरल मेटाडेटा, और तीसरा यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव मेटाडेटा। ये तीन चीजें बनती है, कौन सा, डिस्क्रिप्टिव मेटाडेटा हो गया, सेकंड नंबर स्ट्रक्चरल मेटाडेटा हो गया, और तीसरा दोस्तों यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव मेटाडेटा हो गया। तीनों चीजें बन गई। ठीक है, अब जो डिस्क्रिप्टिव मेटाडेटा होता है दोस्तों वो हमेशा रिसोर्सेज को डिस्क्राइब करता है। डिस्क्रिप्टिव मेटाडेटा क्या कर रहा है, जो भी आपके रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को डिस्क्राइब करने का काम करेगा। क्लियर। अब उन रिसोर्सेज में कौन कौन सी चीजें आ जाती है, उन रिसोर्सेज में दोस्तों टाइटल आ जाएगा, उन रिसोर्सेज में ऑथर आ जाएंगे, उन रिसोर्सेज में सब्जेक्ट आ जाएंगे, उन रिसोर्सेज में दोस्तों कीवर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, उन रिसोर्सेज में दोस्तों आपको फाइंडिंग एड्स आ जाएंगे। क्लियर। उन रिसोर्सेज में दोस्तों इंडेक्सेस देखने को मिल जाएंगे। ये सारी की सारी आपको डिस्क्रिप्टिव मेटाडेटा में देखने को मिलता है। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों आपको यहां पर, ठीक है, नेक्स्ट आपको यहां पर ये सारी चीजें रिसोर्सेज मेटाडेटा में समझ ली। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल मेटाडेटा में क्या देखने को मिलता है,
दोस्तों उसका स्ट्रक्चर आपका कैसा रख रहा है वो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अंदर आपका इंडेक्सेशन और साइटेशन कैसा हो रहा है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इंडेक्सेशन कैसा किया जा रहा है, साइटेशन कैसा किया जा रहा है, ये देखने को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाता है यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव मेटाडेटा। उस एडमिनिस्ट्रेटिव मेटाडेटा में दोस्तों ध्यान रखा जाता है कि उस चीज का यहां पर मैनेजमेंट किस तरीके से किया जा रहा है, उसका मैनेजमेंट किस तरीके से किया जा रहा है, किस लेवल से उसका मैनेजमेंट किया जा रहा है, यह देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब सबसे पहला दोस्तों आपको यहां पर देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर ए, फाइंडिंग एड्स, खोज सामयिक सामग्री। फाइंडिंग एड्स में ध्यान रखना जितने भी आर्काइवल मटेरियल्स जो होते हैं, जितने भी जो आर्काइवल मटेरियल्स होते हैं, फाइंडिंग एड्स के अंदर उन आर्काइवल मटेरियल्स को हमेशा लोकेट करने में मदद किया जाता है, लोकेट करने में हेल्प किया जाता है। उन फाइंडिंग एड्स को लोकेट करने में हेल्प किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डिस्क्रिप्टिव मेटाडेटा में। नेक्स्ट आ जाएगा आपको स्पेशलाइज्ड इंडेक्स। स्पेशलाइज्ड इंडेक्स में दोस्तों जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन जो होती है, उस इंफॉर्मेशन को रिट्राइवल करने में, उस इंफॉर्मेशन को रिट्राइवल करने में हेल्प की जाती है। समझ आ गया, उस इंफॉर्मेशन को रिट्राइवल करने में हेल्प की जाती है। तीसरा है दोस्तों सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर डिजिटाइजेशन। ये कभी भी काम नहीं करता, ये हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव मेटाडेटा का पार्ट होता है। ये जो है ये हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव मेटाडेटा का पार्ट होता है। सिलेक्शन क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, इंडेक्सेशन, साइटेशन, तो ये डिस्क्रिप्टिव मेटाडेटा का पार्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहां पर ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेटाडेटा का पार्ट है। नेक्स्ट है दोस्तों आपको क्यूरेटोरियल इंफॉर्मेशन। क्यूरेटोरियल इंफॉर्मेशन में आपको हमेशा जो भी कलेक्शन होता है, जो भी कलेक्शन होता है उसका डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। सारे की सारे कलेक्शन का डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलता है। क्लियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है दोस्तों वो बनता है यहां पर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए, बी एंड डी। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, सीमेंटिक वेव इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो सीमेंटिक वेव है वो किस टेक्नोलॉजी पे यहां पर देखी जाती है। ठीक है, सीमेंटिक वेव है वो किस टाइप से यहां पर देखी जाती है। सबसे पहले दोस्तों आपको समझना पड़ेगा सीमेंटिक वेव के अंदर कि आखिरकार सीमेंटिक वेव जो है, सबसे पहले तो आप ये समझो इस टेक्नोलॉजी को प्रपोज किसने किया था। जो यहां पर सीमेंटिक वेव है, इस टेक्नोलॉजी को प्रपोज किसने किया था, सीमेंटिक वेव को किसने यहां पर प्रपोज करने का काम किया था। दोस्तों सीमेंटिक वेव को ना सर टिम बर्नर्स-ली के द्वारा यहां पर प्रपोज किया गया था। सीमेंटिक वेव को ध्यान रखना, सर टिम बर्नर्स-ली के द्वारा यहां पर प्रपोज किया था। और इनका आखिर पर्पस क्या था इसको प्रपोज करने में। सर टिम बर्नर्स-ली का आखिरकार यहां पर पर्पस क्या था इसको प्रपोज करने में। इसका पर्पस था कि जो भी आपका मशीन वेब कंटेंट है, जो भी आपका मशीन के अंदर जो वेब कंटेंट है, उस मशीन के वेब कंटेंट को समझना ही इनका पर्पस था। उस मशीन के अंदर उसके वेब कंटेंट को समझना ही यहां पर टिम बर्नर्स-ली का पर्पस था। क्लियर। अब सबसे पहला आता है क्या, ऑप्शन नंबर 1 रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क, आरडीएफ देखने को मिलेगा। तो भाई जो रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क है ना, उसमें जितना भी डेटा होता है, उसमें जो भी डेटा है, जितना भी डेटा है, उस डेटा का रिप्रेजेंट करने के लिए, उस डेटा का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमेशा उसको जाना जाता है। उस डेटा के रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा उसको जाना जाता है। सेकंड है दोस्तों यहां पर यूआरआई, इसका मतलब है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर जो होता है वो वेब रिसोर्स की, जो भी आपका वेब रिसोर्स जो होता है, ठीक है, जो भी आपका वेब रिसोर्स है, उस वेब रिसोर्स की यूनिक आइडेंटिफिकेशन को,
उस वेब रिसोर्स की ध्यान देना यूनिक आइडेंटिफिकेशन को बताने के लिए जाना जाता है, बताने के लिए जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है दोस्तों यहां पर ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी मैंने आपको काफी बार पढ़ा है, जो भी आपका नॉलेज स्ट्रक्चर होता है, ऑन्टोलॉजी के अंदर जो भी आपका नॉलेज स्ट्रक्चर जो होता है, नॉलेज स्ट्रक्चर को डिफाइन किया जाता है। ऑन्टोलॉजी के अंदर हमेशा नॉलेज स्ट्रक्चर को डिफाइन किया जाता है, उसे हम कहते हैं यहां पर ऑन्टोलॉजी। ठीक है। लास्ट आता है दोस्तों यहां पर देखने को इंडेंशन। इंडेंशन जो है, इंडेंटेशन के अंदर दोस्तों ये कभी भी सीमेंटिक वेब टेक्नोलॉजी के अंदर आती ही नहीं है। ठीक है। इंडेंशन जो है वो कभी भी यहां पर सीमेंटिक वेब टेक्नोलॉजी के अंदर नहीं आती। तो इसका जो ए नंबर है, बी नंबर है और सी नंबर है, ये तीनों के तीनों यहां पर करेक्ट आंसर बनते हैं। चाहे वो ए हो गया, चाहे वो बी हो गया, चाहे वो सी हो गया, ये तीनों के तीनों यहां पर करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों? एक सेकंड का पॉज लेते हैं बस हम। क्लियर। एक सेकंड का बस आपको पॉज लूंगा। आई थिंक कुछ टेक्नोलॉजी इशू हो रहा है, बस एक सेकंड वेट करना। आई एम वेरी सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल ग्लिच था तो उसको ठीक करा है। एक्चुअली लैपटॉप का शायद चार्जिंग इश्यूज वगैरह हुआ था, इसलिए आपको ऐसा डिस्टरबेंस लगा होगा। क्लियर है। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 4 तक तो हमने यहाँ पर कंप्लीट देख लिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी था। वापस आप लोगों को एक बार सॉरी बोलूंगा, आई एम वेरी सॉरी। कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स के चक्कर में क्लास को थोड़ा सा इंटरप्ट करना चालू करा। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफ ओसीएलसी। निम्नलिखित में से कौन सा यहां पर ओसीएलसी की उत्पाद और सेवाएं हैं? बताओ इसका आंसर आप सभी लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफ ओसीएलसी। ओसीएलसी की कौन सी यहां पर प्रोडक्ट सर्विस सेवाएं? अच्छा, ओसीएलसी की फुल फॉर्म किस किस को पता है, एक बार कमेंट करके बताओ। ओसीएलसी की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है? ओसीएलसी की जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो है यहां पर ऑनलाइन, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर जो है वो ओसीएलसी की फुल फॉर्म है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट दोस्तों इसलिए है, ये यहां पर इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण दोस्तों इसलिए है। ठीक है। ओसीएलसी इंपॉर्टेंट क्यों है ये समझो। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल, यह एक प्रकार का इंटरनेशनल, यह एक प्रकार का इंटरनेशनल लाइब्रेरी, इंटरनेशनल लाइब्रेरी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। यह एक प्रकार का इंटरनेशनल लाइब्रेरी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान रखना। ठीक है। अब इसके ऑप्शन एनालाइज करते हैं फिर हम समझेंगे। ठीक है। ऑप्शन एनालाइज में हमें क्लियरली समझ आ जाएगा। ठीक है। अब इसकी कौन कौन सी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होती हैं? सबसे पहला है दोस्तों ईजेड प्रॉक्सी। ईजेड प्रॉक्सी जो है यह एक प्रकार का रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर है। ईजेड प्रॉक्सी जो है यह एक प्रकार का, दोस्तों ध्यान रखना, यह एक प्रकार का रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर है। ईजेड प्रॉक्सी क्या है? यह एक प्रकार का रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर माना जाता है। ठीक है।
सेकंड है लाइब्रेरियंस येलो पेजेस। क्या ये लाइब्रेरियंस का येलो पेजेस है? नहीं भाई, ये ओसीएलसी सर्विस की कभी भी ना प्रोडक्ट के अंदर आता है ना सर्विस के अंदर आता है। ठीक है। सेकंड है दोस्तों ग्रीन क्लास। ग्रीन क्लास जरूर यहां पर ओसीएलसी के प्रोडक्ट एंड सर्विस के अंदर आता है, क्योंकि ग्रीन क्लास में जो भी आपका कलेक्शन एनालिसिस टूल जो होता है, ग्रीन क्लास में जो भी आपका कलेक्शन एनालिसिस टूल जो होता है वो आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? कलेक्शन एनालिसिस टूल। ये काय में देखने को मिलता है? ये ग्रीन क्लास में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी अगर बात करें तो कैटलॉगिंग डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस में आपको यहां पर देखने को मिलता है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सर्विस। तो कैटलॉगिंग डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस में क्या देखने को मिल रहा है? लाइब्रेरी कांग्रेस सर्विस। तो जो लाइब्रेरी कांग्रेस सर्विस है, क्या वो यहां पर ओसीएलसी प्रोडक्ट एंड सर्विस का पार्ट है? बिल्कुल नहीं है। ये तो लाइब्रेरी कैटलॉगिंग डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, ये तो अपने अंदर या अपने आप में लाइब्रेरी कांग्रेस सर्विस का पार्ट है। तो सिर्फ इसके दो यहां पर ऑप्शन करेक्ट बन रहे हैं। एक तो EZ प्रॉक्सी जो है वो यहां पर कलेक्शन एनालिसिस का टूल है, ओसीएलसी का प्रोडक्ट के अंदर माना जाता है। दूसरा जो ग्रीन क्लास है, ठीक है, ग्रीन क्लास भी दोस्तों यहां पर ओसीएलसी के प्रोडक्ट के अंदर माना जाता है। क्लियर? और डिटेल में समझाऊं ग्रीन क्लास के अंदर क्या क्या होता है? देखो, अगर आप और डिटेल में चलो, ग्रीन क्लास, सपोज करो आपने लिखा ग्रीन क्लास, क्या लिखा आपने? लिखा ग्रीन क्लास। ग्रीन क्लास का जो पर्पस है ना दोस्तों, ग्रीन क्लास का पर्पस, ग्रीन क्लास एक प्रकार की ऐसी इंटरेक्टिव एप्लीकेशन है, एक प्रकार की ऐसी इंटरेक्टिव एप्लीकेशन है जो कि आपको अपने प्रिंट संग्रह का, अपने प्रिंट कलेक्शन का, अपने प्रिंट कलेक्शन का पता लगाने और अपने लाइब्रेरीज के अंदर, अपनी लाइब्रेरीज के अंदर, ठीक है, लाइब्रेरीज का मोनोग्राफ जो होता है, लाइब्रेरीज का जो मोनोग्राफ होता है ना, लाइब्रेरीज का जो मोनोग्राफ आप लोग देखते हो, उस लाइब्रेरीज के मोनोग्राफ को मैनेजमेंट करने के लिए, उस लाइब्रेरीज के मोनोग्राफ को मैनेजमेंट करने के लिए जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है यहां पर EZ प्रॉक्सी। EZ प्रॉक्सी का जो उपयोग है, ठीक है, EZ प्रॉक्सी का उपयोग लाइब्रेरीज के अंदर, लाइब्रेरी सिस्टम में यहां पर इसकी सदस्यता ली जाती है। क्या ली जाती है? मेंबरशिप ली जाती है। लाइब्रेरीज के अंदर इसकी मेंबरशिप ली जाती है। और जो भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिसोर्सेज जो होते हैं, जो भी आपके जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिसोर्सेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिसोर्सेज को यहां पर आदान प्रदान करने में इसका यूज किया जाता है। तो इसलिए ये ओसीएलसी के प्रोडक्ट एंड सर्विस दोनों माना जाता है। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? विच अमॉन्ग दी फॉलोइंग ऑप्शंस आर ट्रू अबाउट द कॉन्सेप्ट फॉक्सोनॉमी। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा फॉक्सोनॉमी के बारे में सही है? बताओ इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। फॉक्सोनॉमी सबसे पहले तो बताओ है क्या? मैंने समझाया था अभी आपको एक बार, ये क्वेश्चन पूछा गया है। फॉक्सोनॉमी की दोस्तों हम जैसी बात करते हैं, फॉक्सोनॉमी एक प्रकार का यूजर जनरेटेड टैगिंग सिस्टम है। फॉक्सोनॉमी एक प्रकार का यूजर जनरेटेड टैगिंग सिस्टम है। फॉक्सोनॉमी क्या है? एक प्रकार का यूजर जनरेटेड टैगिंग सिस्टम है। ध्यान देना, इसे हम सोशल टैगिंग कॉन्सेप्ट के अंदर भी जानते हैं। इसे जो है हम सोशल टैगिंग कॉन्सेप्ट के अंदर भी जानते हैं। ठीक है। अब इसे कॉइंड किसने किया था? इट वॉज कॉइंड बाय द थॉमस वंडरवॉल। ध्यान रखना, इट वॉज कॉइंड बाय द थॉमस वंडरवॉल। कब किया गया था? तो इट वॉज कॉइंड इन 2004। ठीक है। जो ब्रायन एक्टन है ना दोस्तों, ब्रायन एक्टन एंड जैन कूम,
ब्रायन एक्टन एंड जॉन कूम, ध्यान रखना ये व्हाट्सएप के फाउंडर्स हैं, ये व्हाट्सएप के फाउंडर्स हैं, ये दोनों, ये व्हाट्सएप के फाउंडर हैं। इसका किसी भी तरीके से फॉक्सोनॉमी से कोई भी रिलेटेड नहीं है। तो फॉक्सोनॉमी एक प्रकार का सोशल टैगिंग कॉन्सेप्ट है, यूजर जनरेटेड टैगिंग सिस्टम है, जो आप लोग इंस्टाग्राम वगैरह यूज करते हो ना, इसमें आप जो हैशटैग वगैरह चलाते हो, ठीक है, ये वो सिस्टम है। यहां पर आपको सोशल टैगिंग सिस्टम की जाती है, ठीक है। ये किसके द्वारा कॉइंड किया गया था? तो इट वॉज कॉइंड बाय थॉमस वेंडरवॉल, ठीक है। किसके द्वारा कॉइंड किया गया था? तो इट वॉज कॉइंड बाय थॉमस वेंडरवॉल। क्लियर है? दूसरा, इट वॉज कॉइंड इन विच ईयर? तो इट वॉज कॉइंड इन दोस्तों 2004, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बनेगा यहां पर ए एंड सी ओनली, क्योंकि ब्रायन एक्टम एंड जॉन कूम जो दोनों हैं, वो दोनों का रिलेशन यहां पर व्हाट्सएप से संबंधित है। तो ए एंड सी इसका करेक्ट आंसर बनता है। चलें क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 बताओ। एन इंपोर्टेंट एकेडमिक सोशल नेटवर्किंग साइट रिसर्च गेट वॉज फाउंडेड बाय। हिंदी में नहीं ले पाया ना क्वेश्चन नंबर 7 मैंने, हाँ हिंदी में नहीं है क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी में नहीं है, बता देता हूं हिंदी में एक बार बोल के। एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक सामाजिक नेटवर्किंग साइट रिसर्च गेट की स्थापना किसने की थी? ठीक है दोस्तों, रिसर्च गेट की जो स्थापना है वो यहां पर ईजाद मेडिस, ठीक है, हॉस्ट फिकनसेशर और यहां पर ब्रायन एक्टन के द्वारा की गई थी। और की कब की गई थी? 2008 में की गई थी। किसने की थी? ईजान मेडिस, हॉरेस्ट फिकनसेंसर एंड यहां पर ब्रायन एक्टन, ये 3 लोग थे जिन्होंने यहां पर एकेडमिक सोशल नेटवर्किंग साइट, ये 3 लोग थे जिन्होंने यहां पर एकेडमिक सोशल नेटवर्किंग साइट, एकेडमिक सोशल नेटवर्किंग साइट रिसर्च गेट की स्थापना यहां पर की थी। क्लियर है? एकेडमिक सोशल नेटवर्किंग साइट रिसर्च गेट की स्थापना यहां पर की थी। यहां तक क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा यहां पर ए, सी एंड डी ओनली, क्वेश्चन नंबर 7 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। In the context of dialogue between a user and computer through an interface, TEFCO specific stratified model 1997 when viewed from the human side represents which strata? ठीक है, ये बताओ इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। इंटरफेस द्वारा उपयोक्ता तथा, इसको भी हिंदी में नहीं लिया क्या? नहीं नहीं, ये तो है हिंदी में, एक बार हिंदी में भी पढ़ लेते। किसी इंटरफेस के माध्यम से उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच, यूजर और कंप्यूटर के बीच जो संवाद है, संवाद के संदर्भ में टेफको सारासेविक का स्तरीकृत मॉडल 1997 मानवीय दृष्टिकोण से किस स्तर का यहां पर प्रतिनिधित्व करता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। बताओ उसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप टेफको, ठीक है, अगर आप यहां पे टेफको सेरासेविक स्ट्रेटिफाइड मॉडल की अगर आप बात कर रहे हो 1997, इसकी अगर बात करो तो यह एक प्रकार का इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, यह एक प्रकार का इंफॉर्मेशन रिट्राइवल इंटरेक्शन मॉडल माना जाता है। यह एक प्रकार का इंफॉर्मेशन रिट्राइवल इंटरेक्शन मॉडल माना जाता है। क्लियर है? टेफको सेरासेविक स्ट्रेटिफाइड मॉडल क्या माना जा रहा है? यह एक प्रकार का इंफॉर्मेशन रिट्राइवल इंटरेक्शन मॉडल माना जाता है। अब इसके अंदर यहां पर क्या क्या इंक्लूड होता है, कौन कौन सी ह्यूमन साइट्स इसमें इंक्लूड की जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला दोस्तों यहां पर कॉग्निटिव आ गया, सबसे पहले यहां पर कॉग्निटिव आ गया।
दूसरा अगर बात करूं, दूसरा दोस्तों यहां पर अफेक्टिव आ गया, ठीक है। तीसरा अगर बात करें तो तीसरा यहां पर सिचुएशनल आ गया। क्या क्या आ गया? कॉग्निटिव मॉडल आ गया, अफेक्टिव मॉडल आ गया, सिचुएशनल मॉडल आ गया। तीनों मॉडल्स आपके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब इसके मॉडल्स के मीनिंग क्या है? सबसे पहले अगर हम कॉग्निटिव मॉडल की बात करोगे तो कॉग्निटिव मॉडल हमेशा यूजर की नॉलेज पर माना जाता है। कॉग्निटिव मॉडल हमेशा यूजर नॉलेज के अंदर यहां पर माना जाता है। दूसरा यहां पर अफेक्टिव की अगर बात करें तो अफेक्टिव में आपको दोस्तों इमोशंस देखने को मिल जाएंगे। इमोशंस के साथ साथ दोस्तों अफेक्टिव में आपको उसकी फीलिंग्स देखने को मिल जाएंगी। तीसरा आ जाता है दोस्तों यहां पर सिचुएशनल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सिचुएशनल्स की बात करें तो इसके अंदर आपको यूजर की सिचुएशन, यूजर सिचुएशन और यूजर की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाती है। यूजर की सिचुएशन और यूजर की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाती है। तो ये तीन चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। क्लियर है? यहां पर क्या क्या हुआ? कंटेंट लेवल कॉग्निटिव देखने को मिल रहा है, अफेक्टिव देखने को मिल रहा है और सिचुएशनल देखने को मिल रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो बन रहा है सी, डी एंड ई। हिंदी में भी आप लोग एक बात देख लो, किसी इंटरफेस के माध्यम से उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच संवाद के संदर्भ में टेफ्को सारासेविक का स्तरीकृत मॉडल 1997 मानवीय दृष्टिकोण से किस स्तर का प्रतिनिधित्व करता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द Z39.50? बताओ इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सबसे पहले समझो दोस्तों Z39.50 है क्या। ठीक है, Z39.50 की अगर हम बात करें तो यह एक प्रकार का इंफॉर्मेशन, यह एक प्रकार का इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, यह क्या, यह एक प्रकार का इंफॉर्मेशन रिट्राइवल प्रोटोकॉल है। Z39.50 क्या, यह एक प्रकार का इंफॉर्मेशन रिट्राइवल प्रोटोकॉल है। अब इसके ऑप्शन एनालाइज कर लेते हैं। इट इज एन इंटरनेशनल ISO 23950 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, बिल्कुल है। क्या ये ISO 23950 का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड माना जाता है? बिल्कुल माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, द कॉन्टेक्चुअल क्वेरी लैंग्वेज इज नॉट बेस्ड ऑन Z39.50 सिमेंटिक्स, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, CQL जिसे हम बोलते हैं, CQL इज नॉट बेस्ड ऑन Z39.50 सिमेंटिक्स, बिल्कुल गलत है। ठीक है, तीसरा है दोस्तों, इट वॉज ओरिजिनली अप्रूव्ड बाय द नेशनल इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन NISO इन 1988। ठीक है, बिल्कुल किया गया था। ठीक है, क्या इसे नेशनल इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन NISA के द्वारा 1988 में अप्रूव किया गया था? बिल्कुल किया गया था। क्लियर है? इट इज मेंटेन्ड बाय IFLA, मेंटेन्ड बाय लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, नॉट द, इट इज मेंटेन्ड बाय इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इट इज Z39.50 जो इंफॉर्मेशन रिट्राइवल प्रोटोकॉल है, इसे यहां पर लाइब्रेरी कांग्रेस के द्वारा, इसे लाइब्रेरी कांग्रेस के द्वारा मेंटेन किया जाता है। ध्यान देना, इसे लाइब्रेरी कांग्रेस के द्वारा मेंटेन किया जाता है, ना कि इट इज मेंटेन्ड बाय IFLA यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन। क्लियर है? आंसर लगा दिया ऑप्शन नंबर बी, A एंड C ओनली। चलें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पोस्टीराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स अकॉर्डिंग टू कोलन क्लासिफिकेशन 6th रिवाइज्ड एडिशन। कोलोन वर्गीकरण 6ठा संशोधित संस्करण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सामान्य आइसोलेट्स को पोस्टीराइज नहीं करते हैं? बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो, जितने भी कॉमन आइसोलेट्स होते हैं, ठीक है दोस्तों ध्यान दो, जितने भी कॉमन आइसोलेट्स जो होते हैं, कॉमन आइसोलेट्स हमेशा उस तरह का रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर उस तरह का
प्रतिनिधित्व के लिए जाने जाते हैं। जिस तरह से जितने भी पुस्तक हैं, जो बुक्स हैं, वो बुक सब्जेक्ट्स के अंदर, बुक्स जो है वो सब्जेक्ट के अंदर इंटरनल लेवल पर बिहेवियर करते हैं। ठीक है, एट द एंड पर ऐतिहासिक उपचार हो गया, हिस्टोरिकल उपचार हो गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहां पर ग्रंथ सूची हो गई, जो भी आपके बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स ग्रंथ सूची होती है वो हो गई। ठीक है, विश्वकोश हो गया, जिसे हम डिक्शनरी भी कहते हैं, या पाठ्य पुस्तक हो गया। और ज्यादातर वो डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो आंतरिक पाठ्य पहलू से, जो आपके इंटरनल सिलेबस से रिलेटेड होते हैं, वो यहां पर इसके अंदर आते हैं, वो यहां पर इसके अंदर आते हैं। क्लियर है? तो यहां पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। संस्थान और विद्वान समाज ये दोनों नहीं आएंगे। ठीक है, बिब्लियोग्राफी हो गया जो मैंने आपको वैसे भी बताया, और दूसरा टेबल हो गया, ये दोनों इसके अंदर यहां पर आते हैं। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर? कौन सा यहां पर डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है, बताओ। यहां पर कई सारे ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा यहां पर डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर आपको माना जाता है? डायरेक्ट चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो आपको वॉश व्यूअर देखने को मिलता है, वॉश व्यूअर एक प्रकार का डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर जितना भी यहां पर बिब्लियोमेट्रिक विजुअलाइजेशन टूल होता है वो देखने को मिल जाता है। ठीक है, दूसरा है दोस्तों यहां पर मिनीटैब में आपको मिनीटैब में हमेशा स्टैटिस्टिकल विजुअलाइजेशन देखने को मिल जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है दोस्तों आपका एनवीवो में आपको क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन देखने को मिल जाता है। क्लियर? तो ये ACND जो है, ACND ऑप्शन नंबर बी, ACND, ये तीनों के तीनों यहां पर डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है। ये तीनों के तीनों यहां पर क्या है? ये तीनों के तीनों यहां पर डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर हैं। क्लियर है? जो यहां पर जोटेरो है, जोटेरो हमेशा ध्यान रखना, जोटेरो रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। जोटेरो ना रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। यह कभी भी विजुअलाइजेशन टूल के अंदर नहीं आता है। यह कभी भी विजुअलाइजेशन टूल के अंदर नहीं आता है, ध्यान रखना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ACND ओनली। ठीक है, क्या होगा? ACND ओनली। क्वेश्चन नंबर 12 बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर TQM टूल्स? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट टूल्स आपको यहां पर कौन कौन से देखने को मिल रहे हैं? आंसर दो। ठीक है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में आपको कौन कौन से टूल देखने को मिल रहे हैं? डायरेक्ट आंसर है हिस्टोग्राम और पाई चार्ट, जो दोनों जो होते हैं वो यहां पर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर आते हैं, जबकि बार ग्राफ और पैरेटो चार्ट कभी भी यहां पर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट टूल्स के अंदर नहीं आते। क्लियर? तो 12 क्वेश्चन हमने यहां पर सॉल्व करे हैं। आज की क्लास को हम यहीं बाइंड अप करेंगे। बहुत जल्दी है, कल हम रेगुलर मिल रहे हैं, कल और नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। अगर दोस्तों आप लोग यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बीएसआई एकेडमी में आपको बूस्टर डोज मिल जाएगा। 2026 की प्रिपरेशन को आपको बहुत अच्छा कर सकता है, तो आप अपनी तैयारी को और बूस्ट कर सकते हो। वहां पर आपको एमसीक्यू, प्रैक्टिस सेशन,
मैराथन क्लासेस, कई सारी चीजें देखने को मिल जाती है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप बीएसआई एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, बीएसआई एकेडमी की वेबसाइट पर जाके कोर्स रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं, और इसके अलावा आप बीएसआई एकेडमी के दिए गए कॉन्टेक्ट पर भी जाके विजिट कर सकते हैं। तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं वाइंड अप करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।